तो चलिए मानसून अपडेट आप तक पहुंचाएं। तो बात राजस्थान की कर लेते हैं। पूरे प्रदेश भर में मानसून की मेहरबानी जारी है, लेकिन फिर भी पूर्वी और दक्षिणी इलाका जिसमें मानसून की मेहरबानी ज्यादा रही है। नए मानसूनी सिस्टम से जमकर बारिश और राजधानी जयपुर में बारिश का दौर भी लगातार जारी। हाड़ौती समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगे के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी और अति भारी बारिश की संभावना। कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की भी जताई गई है संभावना। कोटा, पाली में आज स्कूलों की छुट्टी तक कर दी गई। 2 दिन में पश्चिमी राजस्थान में मानसून पहुंचेगा। राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों से 17 जुलाई से कमी देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको मानसून भिगोने वाला है। सावन के, आप जैसे कहते हैं ना, सावन की झड़ी लग गई है। शायद कुछ ऐसा ही राजधानी जयपुर में कल से हो रहा है। जब सावन का पहला सोमवार था, आप कह रहे थे इंद्रदेव की मेहरबानी है, लेकिन इस बार मानसून जल्द आया भी और कमजोर भी नहीं हुआ और अभी तक एक्टिव भी है। तो मानसून पूरे तरीके से शबाब पर है। राजधानी सहित प्रदेश तरबतर हो चुका है। कल से लगातार सावन की झड़ी से मौसम गुलजार। मेघ मल्हार से गर्मी और उमस से मिली है राहत, खिले चेहरे। राजस्थान में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात की भी समस्या हो गई है, क्योंकि निकासी नहीं हो पा रही। बारिश के चलते कई हादसों में 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। हाड़ौती समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई। कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी और अति भारी बारिश की संभावना भी है। कहीं अत्यंत तो कहीं थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश भी है, तो कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश भी दिया साथ। 2 दिन में पश्चिमी राजस्थान को भिगोएगी मानसूनी बारिश की बौछार। राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में 17 जुलाई से कमी हो सकती है, जैसे कि हम आपको जानकारी भी दे रहे थे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो है वो जलभराव वाले क्षेत्रों में जाकर दौरा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा भी लगातार गंभीर हैं और वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। कल से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी उनकी गंभीरता हमें देखने को मिली थी। तो लगातार सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश के हर एक कोने की। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगियों का ये जानने के लिए कि अभी फिलहाल कौन कौन से इलाके में कितनी बारिश हुई है, आगे मानसून जो है वो कहां ज्यादा एक्टिव हो सकता है। राजधानी जयपुर से हमारे साथ दिनेश कसाना जुड़ गए, हमारे सहयोगी। हमारे साथ शिखा भी जुड़ी हुई है राजधानी जयपुर से। धौलपुर से विनोद लगातार बने हुए हैं। माउंट आबू से कमलेश प्रजापति हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना का, जो कि राजधानी जयपुर से हमारे साथ हैं। दिनेश, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह वाकई में बहुत खुशनुमा नजर आया। हालांकि कल से ही बारिश का दौर लगातार जारी और कह रहे थे कि सावन का पहला सोमवार है और इंद्रदेव की मेहरबानी है। लेकिन चलिए, हम तो ये मौसम की बात कर रहे हैं, खुशनुमा माहौल की बात कर रहे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट ये जानना भी बेहद जरूरी है। और उस साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा है, जलभराव की समस्या कितनी है, ये जानने के लिए भी कलेक्टर भी निकले थे। तो ओवरऑल जरा अपडेट दीजिएगा। देखिए, जैसा आपने कहा पूनम जी कि जिस तरह से सावन के पहले सोमवार से ही सावन की फुहारें लगातार जारी है। रात भर भी बारिश का दौर जारी रहा। पिछले 24 घंटे से राजधानी जयपुर में रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। और चूंकि जब भी बारिश होती है, रात को भी तेज़ बारिश हुई, उस बारिश में राजधानी जयपुर में हालात बिगड़ जाते हैं। निचले इलाकों में जलभराव क्षेत्रों में स्थितियां काफ़ी भयावह हो जाती हैं। और इसी स्थिति को जानने के लिए जिला कलेक्टर समेत तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम और ये तमाम अधिकारी हैं, वो फील्ड में लगातार जुटे हुए हैं। जिला कलेक्टर जयपुर शहर का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले वो उनकी ओर से एयरपोर्ट इलाके का दौरा किया गया। उसके बाद रामलीला मैदान, जवाहर नगर, कच्ची बस्ती, जहां अभी मैं मौजूद हूं, चूँकि ये निचला इलाका है और यहाँ पर जब भी तेज़ बारिश होती है और जब भी बारिश के मौसम में स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं, चूँकि कच्चे मकान भी हैं और ऐसे में निचले इलाकों में पानी भरने से स्थितियां खराब हो जाती हैं। इसी को जानने के लिए जिला कलेक्टर यहां पर पहुंचे, क्योंकि इस बार पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई थी, नगर निगम की ओर से की गई थी। इसके चलते हालांकि जलभराव से राहत है, लेकिन मकानों में पानी भरने की शिकायतें कुछ मकानों में अभी भी मिली हैं। और इसी स्थिति को जानने के लिए जिला कलेक्टर पहुंचे थे। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को डायरेक्शन भी दिए हैं कि जहां पर भी पानी भराव की समस्याएं आई हैं, वहां मडपंप के द्वारा पानी निकाला जाए। और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कह सकते हैं कि मुस्तैद है।
तैयार है। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जहां जर्जर भवन है उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि पिछले वर्ष एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसी के लिए एक एडवाइजरी जारी कर ऐसे भवनों को चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही जर्जर भवनों के साइड से निकलने के लिए आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो भी ऐसे भवनों के साइड से बारिश के मौसम में ना निकले, ताकि कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो सके। इसके अलावा सड़कें धंसने की अलग अलग जगहों से शिकायतें आ रही हैं, उसके संबंध में नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष राजधानी जयपुर में अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। उन नियंत्रण कक्षों की भी स्थिति को जांचा जा रहा है कि कहां पर कितना मुस्तैद नियंत्रण कक्ष के जो जिनकी ड्यूटी लगाई है अधिकारी, वो कितने मुस्तैद हैं और कितनी तैयारी है। मिट्टी के कट्टे हो या फिर मड पंप हो, तमाम तरह के जो इक्विपमेंट हैं किस तरह से, चूँकि कभी भी बारिश तेज हो सकती है, ऐसे में पूरी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर कर रहे हैं। ठीक है, आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना भी, और दर्शक जानना भी चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, क्योंकि मौसम, हरियाली, अरावली की पहाड़ियां, बांध का अपडेट हम पहुंचाते हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में जिस तरह से जलभराव की समस्या है उसका समाधान कब होगा, उसको लेकर प्रशासन कितना गंभीर है, ये बताना भी बेहद जरूरी हो जाता है। शिखा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिखा, अभी आप कहां पर मौजूद है, क्योंकि हम साइड इफेक्ट्स की बात करें और ऐसे में जब बात मानसून की आती है तो फिर जहन में आता है कि जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम कितना वीक है, नालों की सफाई हुई कि नहीं हुई, कितनी ज्यादा मुश्किलें आम नागरिकों को हो रही है, कौन भीग रहा है, कहां गड्ढे हो रहे हैं, क्योंकि ये हालात हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसे लेकर अपडेट कीजिएगा। पूनम जी, फिलहाल मैं जयपुर के ज्योति नगर थाने के पास मौजूद हूं और आपने शुरुआती सवाल कहा, लेकिन मैं शुरुआत यहां से करूंगी कि शिव की जटाओं से बहती है अमृतधारा। अब बारिश ना होने पर क्या होता है, लेकिन बारिश होने पर क्या होता है वो भी गौर करना दिलचस्प होता है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया, राजधानी जयपुर में कल सोमवार शाम 6 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर बारिश के रूप में जारी है। अगर मानसून ट्रेंड को देखें, मानसून मीटर को देखें, तो मानसून मीटर कहता है कि राजस्थान में अब तक 107.3 mm बारिश होती है, लेकिन अभी तक 216 mm बारिश हो चुकी है। अब बारिश के बाद राहत की तस्वीरें आती हैं, लेकिन आफत भी साथ आती है, और उसका जिक्र आपने अपने प्रश्न में किया। आपने कहा कि कितनी तैयारी है, तो देखिए, अगर पूरे ही प्रदेश भर की बात करूं तो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह का कहर और अलग तरह की आफत दिखाई दे रही है। राजसमंद के काकरौली में जहां सूचना मिली कि 2 मंजिला मकान गिर गया, उसके पीछे की वजह बताई गई कि बारिश लगातार हुई और पुराना मकान था तो सीलन बढ़ी। अगर बात अब कोटा की करें तो कहा गया कि चंबल नदी में कुछ लोग बह गए, उनकी जान चली गई। राजधानी जयपुर तक अगर हम आए, क्योंकि मैं जयपुर में मौजूद हूं, तो राजधानी जयपुर में कहा गया कि निचले इलाकों में पानी भरा है, लोगों को आवागमन में मुसीबतें हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन बांधों की स्थिति कुछ और कह रही है। बांधों में लगातार पानी की आवक होने से जयपुर, अजमेर और कोटा में अब प्यास बुझेगी। पूर्वी राजस्थान लाभान्वित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है। आज 3 जिले ऐसे हैं, पाली, अजमेर और नागौर, जिसको लेकर के येलो अलर्ट है, जो कि अति भारी बारिश के लिए होता है, और ऑरेंज अलर्ट है जो कि राजस्थान के 10 जिलों के लिए है। वो जयपुर भी है, उसमें सिरोही है, जालौर है, जोधपुर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है। अब मैं तस्वीरों पर भी आऊंगी, क्योंकि बारिश की बात हो और तस्वीरें ना दिखाएं तो कुछ अधूरी सा लगता है, एहसास कुछ कम होता है, क्योंकि एक तरफ आसमान में काली घटाएं छाई हैं, दूसरी तरफ जब सड़कें तरबतर हैं तो आवागमन में लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। अब वाहन जो है वो रुक रुक कर चल रहे हैं। हालांकि जहां मैं मौजूद हूं वो व्यस्ततम इलाकों में से एक माना जाता है और कई मार्गों को ये जोड़ता है। यहाँ से ऑफिस भी होकर के मार्ग निकलता है, तो यहाँ से लोग यहाँ गुजरते हैं, तो कुछ परेशानी जरूर होती है। देखिएगा, कुछ तस्वीरें यहाँ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अब बारिश होने के चलते लोग रेनकोट का सहारा ले रहे हैं। ऑफिस जाने वालों को देरी जरूर कुछ होगी, क्योंकि बारिश के चलते अब अत्यधिक दबाव भी बढ़ा है। यातायात की मुसीबत भी एक चुनौती है, क्योंकि कई इलाकों में पानी भी भरा होता है, तो वाहनों की रफ्तार थमती है। अब देखिए, ये तस्वीर भी देखिए कि किस तरह से बारिश से बचने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, अपनी सुविधा के मुताबिक आप जो कर ले समय रहते वो ठीक है। किस तरह से भैया खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं बारिश के चलते। लेकिन शिखा, आपने तस्वीरें भी दिखाई, सुकून तो पहुंचाती है, लेकिन फिर जब सड़कों पर नजर जाती है, जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर जाती है, तो फिर मन से सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में राजधानी है प्रदेश की, और अगर यहाँ के हालात ऐसे हैं,
अगर प्रशासन के दामों की पोल यहां खुलती है तो फिर बाकी इलाकों के क्या हालात होंगे? ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस पर सोच विचार नहीं, इस पर अब काम होना चाहिए। आप बने रहिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। कमलेश प्रजापति भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमलेश, आप लगातार वहां की खूबसूरती को दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जो वहां के लोग हैं, रहवासी हैं, टूरिस्ट हैं, उनको बहुत सुकून मिल रहा है। वैसे भी यहाँ पे ठंडक होती है, हिल स्टेशन है, लेकिन बारिश हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन ओवरऑल जरा अपडेट कीजिए, क्योंकि हिल स्टेशन है, पानी की समस्या पीने को लेकर तो है यहाँ पर, लेकिन जब बारिश होती है, ऊपर से पानी बहता है आसमान से, क्या तब भी समस्या खड़ी हो जाती है क्या? माउंट आबू की बात की जाए तो इस बार का जो मानसून है माउंट आबू के लिए कहीं ना कहीं फीका नजर आ रहा है। तमाम आंकड़ों की बात करें तो लगभग इस मानसून के सीजन में अभी तक 19 इंच बारिश हुई है। जो 80 इंच का आंकड़ा है वो तो अभी दूर की बात है। ऐसे में जो उम्मीद होनी चाहिए इस मानसून की, वो मानसून की बारिश यहाँ पर नहीं है। हालांकि निचले इलाकों में जो प्रदेश के कई इलाके हैं जहां पर बारिश का कहर देखा जा रहा है, लेकिन उससे उलट माउंट आबू की तस्वीर बिल्कुल अलग यहाँ पर नजर आ रही है पूनम, क्योंकि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और पर्यटकों की पहली पसंद होता है। तो मानसून के सीजन के अंदर कह सकते हैं कि माउंट आबू जो है पर्यटकों के लिए कश्मीर बना हुआ है और सोने पे सुहागा पर्यटन स्थल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जो वादियां हैं बेहद खूबसूरत आ रही है। जो अभी फिलहाल की जो तस्वीरें हैं आप देखिए, जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि माउंट आबू के अंदर जो मौसम है और मौसम कितना खुशनुमा है, विजिबिलिटी कितनी है। जो सैलानी है वो भी यहाँ पर आप देखिए दोपहिया वाहनों पर हेडलाइट जला करके माउंट आबू घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो पर्यटकों की तो पहली पसंद है वो माउंट आबू बना हुआ है। ऐसे में हजारों की संख्या में वीकेंड पर पर्यटक माउंट आबू आते हैं। और मानसून की बात की जाए तो पेयजल की, जैसा आपने पूछा कि पेयजल की समस्या तो रहती है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे डैम है जो कि पानी रिजर्व करते हैं। फिलहाल वो खाली है, नक्की झील भी खाली है। तो ये 3 रिजर्वॉयर हैं जहां पर पानी अभी आना बाकी है। यदि लगातार मानसून की बारिश होती रही तो उम्मीद यही जताई जा रही कि माउंट आबू के लिए जो पेयजल है वो उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी कितनी यहाँ पर नजर आती है ये तो मानसून की बारिश ही बताएगी। जी पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपने कहा कि वक्त बताएगा आने वाले समय में कितनी समस्या है या फिर सकारात्मक असर इस मॉनसून का पड़ा है, जो कि फिलहाल फीका ही माना जा रहा है माउंट आबू के हिसाब से। तो देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। धौलपुर का भी रुख कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स वहां ज्यादा नजर आए हैं, किस तरह से लोग बह रहे हैं, ओवरफ्लो पानी आ रहा है, चंबल से पानी आ रहा है। विनोद सहयोगी लगातार हमें दिखा रहे हैं। विनोद, अभी जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जो पानी की तस्वीरें हमने देखी, आप वहीं पर खड़े थे। ओवरफ्लो पानी है, पानी अच्छा है, लेकिन उस लिहाज से बताइए कि साइड इफेक्ट्स कैसे हैं, क्योंकि निचले इलाके हैं, इन पानी का इफेक्ट उन ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पहुंच रहा होगा। जल निकासी को लेकर क्या समाधान है, कोई वैकल्पिक समस्या, पिछले साल के अनुसार कितना सकारात्मक असर, इसे लेकर अपडेट कीजिएगा। देखिए पूनम, पूरे मामले की बात करें, जिस प्रकार से कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया वो अब चंबल नदी में बह रहा है। इस समय चंबल नदी का जो गेज है वह 130.20 पर बह रहा है, जो स्थिर है। 1 घंटे पहले भी यही गेज था, अभी भी फिलहाल यही गेज है और संभावना जताई जा रही है कि 1 या 2 मीटर पानी और बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं राहत की बात यह, निचले इलाकों में जो संपर्क टूटने वाली जो स्थिति थी वो शायद अब इस बार अब नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी एहतियातन निचले स्तर के इलाके के जो है वहाँ प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, एडवाइस जारी कर दी गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि चंबल का कितना भयंकर रूप है, जो कि चंबल इस समय अपने भयंकर रूप बह रही है। जी विनोद, अभी आपकी शायद आवाज चली गई, नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन जो आपने तस्वीरें दिखाई वो बताने के लिए काफी है। डराने वाला विषय है। अब कोटा से पानी यहाँ तक पहुंच गया, चंबल से आता हुआ, लेकिन कोटा के क्या हालात है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। विनोद, आप बने रहिएगा। रेजिडेंट एडिटर भंवर एस्ट्रारन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आप लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम बात उस खुशनुमा माहौल की तो कर रहे हैं, मानसून के अच्छे आगमन की कर रहे हैं, इंद्रदेव की मेहरबानी की कर रहे हैं, सावन के जो रिमझिम बारिश है उसका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ में साइड इफेक्ट्स वो बताने भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। उसे लेकर जरा अपडेट कीजिएगा। प्रशासन के दावों की क्या पोल खुल रही है या फिर दावे मजबूत है?
देखिए पूनम, प्रशासन के दावों की पोल तो चौतरफा खुल गई है। ऐसा लगता है जैसे कि मानसून से पहले जो भी इंतजाम किए गए थे वो शायद कागजी ही साबित हुए। कोटा में चौतरफा इस मानसून की पहली तेज बारिश नहीं, हालांकि इससे पहले भी मानसूनी बरसातें हुई है, लेकिन सीजन की सबसे तेज बारिश, सबसे ज़्यादा बरसात हुई है सावन के सोमवार को। और इस बारिश ने पूरे के पूरे शहर को कई इलाकों में जलमग्न करके ये दिखा दिया कि जो इंतजाम किए जाने थे मानसून से पहले वो शायद नहीं किए गए। लेकिन बहरहाल मेरे पास मौसम को लेकर के एक राहत देने वाला अपडेट है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि रात के बाद से कोटा में अब बारिश नहीं हुई है। राहत की धूप भी कोटा में खिल गई है और बरसात रुकने के बाद जिन इलाकों में जलभराव की स्थिति थी वहां अब तेजी से पानी उतरा है। सबसे बड़ी खबर जो कल बनी थी कोटा की, वो थी कोटा बैराज से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी, जिसके बाद चमन नदी में उफान आ गया था। लेकिन अब बैराज से भी गेटों की तादाद 12 से घटाकर 3 कर दी गई है। केवल अब 2,500-3 हज़ार क्यूसेक पानी ही नदी में छोड़ा जा रहा है और अब चमन नदी का जो जलस्तर है वो भी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जो परेशान करने वाली खबर है वो निमोदा हरीजी इलाके से है, जो कि कोटा जिले के दिगोद थाना क्षेत्र में है और कोटा जिला मुख्यालय से करीब ये इलाका 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। कल यहाँ पर चमन नदी के अंदर 5 लोग बह गए थे। 2 दिनों की तलाश के बाद भी 5 का पता नहीं लग पाया है। तो अब जो आशंकाएं हैं वो परेशान करने वाली है, चिंता पैदा करने वाली है। अगर किस्मत से ये लोग कहीं किनारे पर लग गए होंगे और वहाँ किसी रिश्तेदार के वहाँ चले गए होंगे तो बात अलग है, नहीं तो आशंका ज़्यादा इसी बात की है कि इतने नदी के तेज बहाव में उनका बचना शायद अब मुश्किल है। तो तलाशी अभियान जो है वो SDRF अभी भी निमोदा हरीजी में जारी रखे हुए हैं। लेकिन कोटा में अब मानसून राहत दे रहा है, लेकिन अभी भी क्योंकि सावन का मौसम तो चल ही रहा है और बीच बीच में बादलों की छाया भी कोटा में होती है, तो अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। अगर बारिश का दौर कोटा में फिर से शुरू होता है तो बांध जो कि पहले से लबालब हैं, नदियां जो कि किनारों से अब एक बार बाहर निकल चुकी है, तो फिर से हालात तब बिगड़ सकते हैं। किनारों के लिए अलर्ट है और निचले इलाके जिनमें पहले जलभराव हो चुका है वो लोग तो पूरे मानसूनी सीजन में अब परेशानी रहने वाले हैं। एक और बात पूनम मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखिए प्रशासन को आप और मैं सभी इस बात के लिए जरूर कोस रहे होते हैं कि शायद मानसून से पहले जो इंतजाम करने चाहिए थे वो नहीं किए। लेकिन कोटा में एक बड़ी समस्या ये है कि एक बड़ा इलाका ऐसा है जो कि अतिक्रमण करके और उस पर बस्तियां बसी हुई है। लोगों ने नाले के अंदर अपने घर बना लिए, जो निचले इलाके थे वहां जाकर के बस गए। तालाबों में कॉलोनीज कट गई और वन विभाग की जमीनों पर कॉलोनीज कट गई। अब जब पानी पहाड़ के नीचे से ढल करके आएगा तो कहाँ जाएगा? तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। क्योंकि होता यह है कि हम सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटते हैं, मानसून पूर्व इंतजामों की बातें तो करते हैं, लेकिन अवैध बसावट से और अनियोजित बसावट से जो समस्याएं पैदा होती है मानसूनी सीजन में, उसके साइड इफेक्ट्स भी निकल करके सामने आते हैं। लेकिन एक्शन तो उस पर भी लेना चाहिए, इस पर भी हम लगातार बातचीत करेंगे। आप सभी बने रहिएगा, लगातार तस्वीरें दिखानी जरूरी है, वो बताना जरूरी है जो कहा जाता है मानसून से ठीक पहले हमारे लिए। लेकिन क्या वैसा ही होता नजर आता है? क्या मानसून का सही रूप में मजा ले सकता है जैसे प्रशासन के तमाम अधिकारी अपने घर में बैठे, अपने ऑफिसेज में बैठ कर लेते हैं? ये बहुत बड़ा गंभीर विषय। आप सभी बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे। मॉनसून अपडेट क्या कहता है, आने वाले समय में कितनी बारिश होगी, कहां होगी, कितना भिगोया, उन समस्याओं की भी जिसके समाधान हमें नजर नहीं आते, सिर्फ पानी में तैरते नजर आते और सिर्फ हम देखते रहते हैं। प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आती है। सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए माउंट आबू से कमलेश प्रजापत है, कोटा से भवर एस चारण हमारे साथ है, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए कोटा से रेजिडेंट एडिटर भवर। भवर, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि प्रशासन बातें तो बहुत करता है, फिर वो चाहे कागजी दावे हो, हमें लगता है कि वो शायद दावे सिर्फ कहे जाते हैं, किए नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर किए गए होते तो शायद 1% तो हमें काम नजर आता। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर हो गई है, समस्या बहुत ज्यादा है, निकासी हो नहीं रही है। और ये सिर्फ कोटा नहीं, हम तो पूरे प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि अभी आप कोटा में मौजूद हैं, आप वहां के हालातों को बेहतर तरीके से समझते हैं। न जाने कितनी सरकारें आई, कितने कार्यकाल गए, लेकिन जो समस्या अभी तक बनी हुई है वो मुख्य समस्या इस पानी से जुड़ी हुई, जरा बताइएगा। देखिए पूनम, आप समस्या का बहुत आसानी से सरलीकृत भाषा में इस तरह से समीकरण समझ सकते हैं कि आप ये मानकर चलिए कि कोटा में रात के बाद से बारिश हुई नहीं है। अगर कल जो बारिश हुई थी उसका थोड़ा सा दौर आज भी अगर जारी रह जाता तो कोटा में निश्चित रूप से हालात बाढ़ वाले बन जाते। क्योंकि आलम यह है कि कोटा का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कल कॉलोनियाँ जो है वो कई इलाके जो है वो जलमग्न होने शुरू हो गए, कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। और इसके बाद प्रशासन ने क्या किया, कलेक्टर ने आदेश जारी किया और
और कोटा में आज के लिए सभी निजी और जो सरकारी स्कूल है उनमें अवकाश घोषित कर दिया। तो एहतियाती कदम ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो एक दीर्घकालिक और स्थायी समाधान है वो शायद जनता को नहीं दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नाले हैं जो कि पहले से ही जिनमें गंदगी है, जिनमें कचरे से जो अटे पड़े हैं, महीनों बरसों से जिनकी सफाई नहीं हुई है, जिन पर अतिक्रमण होकर के जिन पे घर बन गए हैं, उनको वहाँ कहीं न कहीं साफ करने की आवश्यकता थी। जो पानी का फ्लो है, किस तरफ से पानी शहर में आता है, उसको किस तरह से डाइवर्ट करना है, किस तरफ उसको ले जाना है, उसको लेकर के इंतजाम करने थे, लेकिन वो इंतजाम भी शायद नहीं किए गए। और आप गनीमत मानिए कि कोटा में जो कोटा बैराज के ठीक नीचे चमल नदी के दोनों तरफ रिवर फ्रंट बना हुआ है, उसकी जो वॉल है अगर वो सुरक्षा दीवार नहीं होती तो कोटा के शहर के कई इलाकों में 2 लाख क्यूसेक की निकासी के बाद पानी आ जाता। अब आगे के जो इलाके हैं उस रिवर फ्रंट के आगे के जो रेलवे कॉलोनी इलाका है, नंदा जी की बाड़ी इलाका है, वहाँ कई इलाकों में पानी आया है। तो गनीमत ये रही कि इंद्र देवता की मेहरबानी रही और आज बारिश का दौर थम गया। अगर ये दौर जारी रहता तो कोटा में निश्चित तौर पर मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती। एक और बड़ा अपडेट पूनम यह है कि कोटा से झालावाड़ जाने वाला जो रास्ता है वो मुकुंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क के बीच से निकलता है और वहां पर एक दरा की घाटी जगह है जहां घाटियों से पानी उतर करके आता है। जब तेज बरसात होती है कहीं झरने वहां पर शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर भी ट्रैफिक में व्यवधान हुआ है। रात के बाद से करीब 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लगने की खबरें रात से ही आनी शुरू हो गई थी। वहां पर हालांकि DYSP, CI और एक बड़ा पुलिस का जो जाब्ता है वो भेजा गया है। लगातार वहाँ पे यातायात प्रबंधन के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोटा में होता यह है कि चूंकि यहाँ पर नदियों की, नालों की, बांधों की प्रचुरता और बहुलता भी पूनम इतनी है कि तेज बारिश के बाद एक बड़ा इलाका है कोटा का जो जिसका रोड साइड से कनेक्शन कट जाता है। अगर नालों पे पानी आ जाता है, रपट पे पानी आ जाता है तो फिर यातायात बंद हो जाता है। ग्रामीण जो इलाके हैं, रामगंज मंडी इलाका हो, चेचट इलाका हो, बपावर इलाका हो, दिघोद और सांगोद इलाका हो, वहाँ से भी लगातार हालात खराब होने की खबरें मिल रही है। गाँवों को आपस में जोड़ने वाले जो छोटी छोटी रपटें हैं वहाँ पर पानी आ चुका है, यातायात बाधित है और लोग एक तरह से घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। तो कोटा में अगर बारिश का दौर तेज होता है तो हालात और बदतर होंगे, लेकिन आज बारिश नहीं होने के बाद इन बदतर हालातों में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सुधार हुआ है और पानी उतरने के बाद अब लोग राहत महसूस कर रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि जवार सागर और कोटा बैराज ये दोनों डैम जो है वो कोटा जिले में पड़ते हैं। इन दोनों से अब पानी की निकासी बहुत कम कर दी गई है, तो नदियों में अब पानी भी तेजी से उतर रहा है। जी चलो, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय बेहतरीन हो, जो हम उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से माउंट आबू का रुख कर लेते हैं, वहां के भी हालात जान लेते हैं। कमलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, क्योंकि माउंट आबू का जब भी जिक्र आता है तो वही पहाड़ियां हमें नजर आती है, लेकिन फिर भी एक आ जाता है कि जो वक्त होता है सावन का, जुलाई का जो महीना होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई घूमने के लिए आना चाह रहा है, फिर वो जो राजस्थान का ही हो या फिर राजस्थान के बाहर का हो, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि अभी किस तरीके का मौसम वहां पर है। अगर कोई घूमने के लिए आना चाहता है, क्या ये सही समय है या फिर कोई और वक्त होता है? इसके अलावा जो प्रशासन के दावे हैं, हालांकि मानसून आपने कहा कि माउंट आबू के हिसाब से थोड़ा फीका है, लेकिन फिर भी समस्याओं की बात करें, वो इस मॉनसून सीजन में नजर आ रही है या फिर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए पूनम, माउंट आबू की खास तौर पर बात की जाए तो माउंट आबू में मानसून के सीजन में परेशानियां जरूर हैं, क्योंकि माउंट आबू के जो हिली एरिया है और माउंट आबू से आबू रोड जो जाने वाला मार्ग है उस पर कहीं न कहीं जो लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कि यहाँ की जो विद्युत व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था यहाँ पर बाधित, जैसे ही तेज बारिश होती है विद्युत व्यवस्था यहाँ पर बाधित हो जाती है। तो समस्याएं तो मानसून के सत्र में बहुत सारी होती है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा। सर, मानसून के सीजन के अंदर माउंट आबू में क्या क्या समस्याएं रहती है? देखिए, मानसून का सीजन है, वैसे तो बहुत खुशगवार रहता है, लेकिन इसके साथ समस्या जो है यहाँ पर भारी बारिश के बाद में सारी जो सड़कें हैं उसमें काफ़ी गड्ढे हो जाते हैं। कहीं पर चट्टाने गिरने का भी डर रहता है, कई जगह पानी भर जाता है। उसके अलावा भी कई लोगों के घरों में पानी घुस पाता है और लोगों को तकलीफ है धुंध से। वैसे बहुत खुशनुमा रहता है ये मौसम, लेकिन धुंध से लोग भी काफ़ी परेशान भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब चलती है, ट्रैफिक आता है, तो लोगों को एक साथ रोड दिखता नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी कई चीज़ें यहाँ पर तकलीफें तो होती है। प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आता है यहाँ पर? नगर पालिका आपदा टीम की बात करें, उपखंड अधिकारी की बात करें, पुलिस की बात करें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या स्थिति देखने को मिलती है? देखिए, यहाँ पर नगर पालिका की बात करें या प्रशासन की बात करें तो पूर्व में कोशिश करते हैं, लेकिन जब बारिश एक साथ में आती है
तो कई तकलीफें आती है, जिसका समय समय पर निराकरण भी हो जाता है। कुछ चीजें होती है जो देरी से होती है, परंतु समय रहते सभी आपदाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया जाता है। देखिए, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। टूरिज्म माउंट आबू टूरिज्म सिटी है, ऐसे में ये मौसम कैसा लगता है आने वाले टूरिस्ट को? टूरिस्ट कैसा महसूस करता है? आप यहाँ के स्थानीय हैं, कैसा नजर आ रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत ही सुहाना है और जब पर्यटक यहाँ पर आता है तो यहाँ के वातावरण और यहाँ कर प्रकृति को देख करके बेहद ही खुश होता है और वो यहाँ का आनंद भी लेता है। विशेषकर यहाँ पर जो धुंध का और कोहरे का मौसम रहता है वो यहाँ के पर्यटकों को बहुत ही आनंदित करता है। चूंकि मानसून की बारिश है और जो माउंट आबू के खास तौर पर बात की जाए, एकमात्र सड़क है, उसको लेकर के प्रयास भी सांसद कर रहे हैं कि नई सड़क बनाई जाए, और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड का खतरा है। ऐसे में जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसको कितना मुस्तैद देखते हैं? प्रशासन को जो अभी हमारे लोकप्रिय सांसद है लुम्बाराम जी, उन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर गुलाबगंज पालड़ी मार्ग का भी एक प्रपोजल बनाया है। यहाँ के जो अधिकारी है उनको भी इसमें रुचि लेनी चाहिए और अगर वैकल्पिक मार्ग बनता है तो इसका लाभ यहाँ पर आने वाले पर्यटकों सहित यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी अवश्य रूप से मिलेगा। आपदा की स्थिति में कितना मुस्तैद है माउंट आबू का प्रशासन, खाली माउंट आबू के बाद? अगर आपदा की स्थिति होती है, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है, ऑल ऑफ सडन हमारे पास अल्टरनेट रूट नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है और रास्ते वन वे हो जाता है और आदमी आवागमन के सारे रास्ते हट जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सांसद ने जो रोड बंद हो चुका था उसको पुनः जीवित करते हुए उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन, सबसे बड़ी बात है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन 205 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति देके संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके के इस कार्य को करना है। और इससे सबसे बड़ा फायदा है कि जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं सिरोही जालोर दोनों जिले के वासियों को तो फायदा होगा, परंतु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माउंट आबू से जो सिरोही का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, क्योंकि आम जनता जानती है कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये कोशिश सरकार प्रशासन की भी यहाँ पर होती हुई नजर आए, क्योंकि आंखों के सामने सब कुछ है, बस करना बाकी है। खैर, मौसम सुहावना है, फिर वो चाहे बात हम प्रदेश के किसी इलाके की करें। बहुत शुक्रिया भंवर आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, असलियत बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। कमलेश आपका भी शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। रुख बूंदी का कर लेते हैं, वहां लाखेरी से खबर, जहां मानसून की झमाझम बारिश से खरायता पंचायत के नाले में उफान आने से आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे बाइक को कंधे पर रखकर ग्रामीण नाले को पार करते नजर आए। ग्रामीण सालों से इस नाले पर पुलिया के निर्माण की मांग भी कर रहे हैं। मेज नदी में उफान के चलते नाले में पानी आ जाता है और उसके बाद फिर कुछ ऐसी तस्वीर नजर आती है। तो वहीं कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर इस सीजन की सबसे बड़ी जल निकासी की गई है, जिससे केशवराय पाटन में चंबल नदी उफान पर। निचले क्षेत्र जलमग्न, मछुआरों ने अपनी नावों को सुरक्षित स्थानों पर बांध दिया। चंबल नदी के उफान को देखते हुए प्रशासन ने आमजन से अपील की कि नदी से दूरी बनाए रखे। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पाली शहर में हुई 8 इंच बारिश से अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए। शहर की नया गांव रोड, जोधपुर मार्ग, पठान कॉलोनी, रामदेव रोड, विकास नगर, सुंदर नगर, सोरा कॉलोनी सहित 30 से ज्यादा कॉलोनी अभी भी जलभराव से प्रभावित, जहां पानी की निकासी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। भारी बारिश और जलभराव को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। डीडवाना कुचामन जिले के मकराना उपखंड में 2 दिन से तेज बारिश, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। राहत की बारिश शहर के निचले इलाकों में बसे लोगों के लिए अब आफत भी बन गई है। शहर के मुख्य मार्ग, नगर परिषद कार्यालय रोड, राजकीय उपजिला चिकित्सालय न्यायालय, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय क्षेत्र में 2 फीट से ज्यादा पानी भराव होने से आवागमन प्रभावित हो गया है, जबकि शहर के मुख्य राजकीय उपजिला चिकित्सालय में मजबूरन लोगों को जलभराव से ही गुजरना पड़ रहा है। कानोताबाद में एक बार फिर से चली चादर। बस्सी की कानोताबाद में अच्छी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ गया है। मानसून की शुरुआत के साथ ही बांध की रपट से पानी की चादर झमाझम बारिश के बाद ढूंढ नदी कई सालों के बाद पहली बार नजर बहती हुई नजर, और क्षेत्रवासियों में अब प्रसन्नता का और उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो कानोताबाद पर चादर चलती नजर आई। ढूंढ नदी में लंबे वक्त के बाद पानी नजर आया है। चंबा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी। क्षेत्र में कल से लगातार हो रही है बारिश, कभी तेज तो कभी हल्की, लेकिन चारों तरफ पहाड़ियों ने हरियाली की चादर ओढ़ दी है।
देखिए पूरे क्षेत्र में मौसम बेहद सुहावना हो गया है। रामगढ़ बांध की पहाड़ियों से बहते झरने चार चांद और लगा रहे हैं। मिनी कश्मीर सा नजर आ रहा है रामगढ़ बांध का ये क्षेत्र। हालांकि सड़कों से जलभराव के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। तो जमा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश जारी है। हालांकि लोग चाहते हैं कि यहां पर मानसून जो है पूरे प्रमाण पर है, जिसका फायदा भविष्य में यहां पर नजर आएगा।